पिछले वीडियो में मेंसुरेशन का सवाल बताए थे महेश मिश्रा बुक के एग्जाम्पल का। अब आगे उसी बुक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक कमरे के सतह की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 फीट और 10 फीट है। 3 विभिन्न रंग के वर्गाकार टाइल्स जिसकी प्रत्येक भुजा 2 फीट है बिछाया गया है। सतह के चारों ओर की पहली पंक्ति काले रंग की है। शेष टाइल्स में से 1/3 उजले रंग की है और शेष टाइल्स नीले रंग की है। नीले रंग के कितने टाइल्स हैं? तो देखिए, एक आयताकार सतह है जिसकी लंबाई 20 फीट है और चौड़ाई है 10 फीट। ठीक है। इस पूरे सतह पर 3 रंगों का टाइल्स बिछाया गया है और प्रत्येक टाइल्स की भुजा 2 फीट है। ठीक है। और इसके चारों तरफ जो किनारे पर टाइल्स है वह काले रंग का है। किनारे पर का टाइल्स काले रंग का है और बाकी जो अंदर है वह उसमें से 1/3 है उजले रंग का और शेष है नीले रंग का। तो सबसे पहले देखिए, बाहर चारों तरफ काला रंग छोड़कर अंदर कई गो टाइल लगा होगा या निकालते हैं। ठीक है। तो वह क्षेत्रफल जिस पर कि काले रंग के अलावे दूसरे रंग की टाइल है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, यह 20 फीट लंबा था और टाइल्स 2x2 का है, यानी कि 2 फीट का है। ठीक। तो 20 में से 2 और 2 4 घटा देंगे तो इसका 16 बचेगा लंबाई। ठीक। चौड़ाई टोटल 10 है तो इधर भी 2 2 4 घटा दिए तो 6। तो 16 गुना 6 96 स्क्वायर फीट होगा। ठीक है। काले रंग का क्षेत्रफल छोड़ दिए, शेष यानी कि उजला और क्या है, नीला। हाँ, उजले और नीले रंग का टाइल कितने क्षेत्रफल पर लगा है? 96 स्क्वायर फीट पर। तो उस टाइल्स की संख्या, मतलब व्हाइट और ब्लू, ब्लैक को छोड़ दिए क्योंकि ब्लैक केवल किनारे पर है। तो 96 स्क्वायर फीट में एक टाइल का क्षेत्रफल होगा 2 गुना 2 क्योंकि वर्गाकार है। तो इसका मतलब टोटल 24 होगा, यानी कि इसमें ये जो कलर किया हुआ भाग है उसमें 24 टाइल्स लगे हैं। फिर लिखा था शेष टाइल्स में से 1/3 उजले रंग की है। तो 24 में से 1/3 उजले रंग की है तो नीले रंग की टाइल्स की संख्या कितनी होगी? तो 24 में से जब 1/3 उजला है तो बाकी 2/3 नीला होगा। तो इसका मतलब 16 टाइल्स नीले रंग की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक आयत का परिमाप एक समकोण त्रिभुज के परिमाप के बराबर है और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 cm है। यदि त्रिभुज का आधार तथा आयत की चौड़ाई बराबर है तो आयत की लंबाई क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और एक आयत है। ठीक है। दोनों का परिमाप बराबर है। तो इसमें अगर यह H, यह P और यह B हो, यानी समकोण है, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लिख सकते हैं। इसका परिमाप क्या होगा? P + B + H होगा। और अगर इसकी लंबाई L और चौड़ाई B हो तो इसका परिमाप 2 × L + B। सवाल में दिया था समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, यानी कि P का मान केवल 12 है। त्रिभुज का आधार तथा आयत की चौड़ाई बराबर है। तो
यह बी और यह बी सेम है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर आयत की लंबाई पूछा था, पी का मान तो 12 है, बी प्लस एच बराबर 2 इंटू एल प्लस, या फिर बोल सकते हैं 2l प्लस 2b इसको बोल सकते हैं। तो यह b उधर जाके घटेगा, एक b बचेगा। तो लंबाई निकालने के लिए b भी अभी बच रहा है, अगर b पूरा कट जाता या h भी कट जाता तब ना, केवल ऊंचाई देने से इसका आधार और कर्ण थोड़ी पता कर सकते हैं, नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यह सवाल नहीं बन सकता है। अगर इसमें से कोई एक कर्ण या आधार दिया रहता तो फिर निकाल सकते थे उसकी लंबाई। एल का मान निकालना, इसके लिए या तो एच या बी पता होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 में है आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, यह आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक आयत के विकर्ण का वर्ग 24 प्लस बी स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर है तथा बी का मान 8 cm से कम है, आयत की चौड़ाई क्या है? एक आयत है, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी, लंबाई को एल चौड़ाई को बी, और ए सी कर्ण है, यहाँ पर विकर्ण है। तो विकर्ण का वर्ग 64 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब ये विकर्ण का स्क्वायर है 64 प्लस बी स्क्वायर, और यह एल स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, साथ में यह भी दिया है यहाँ जो बी का मान है वह 8 से छोटा है, 8 cm से कम है। तो इसमें पूछा है आयत की चौड़ाई क्या है, यानी कि b बताना है। तो b बताने के लिए पहले इस b का पता होना चाहिए मान, और l का भी, जो कि नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं। हो गया। आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर से 1.4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? पैंतीस मीटर व्यास है, इसके बाहर चारों ओर ऐसे एक रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई है 1.4 मीटर, ठीक है। तो पूछा है यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए, अगर अंदर वाले वृत्त का व्यास पता है तो त्रिज्या 17.5 मीटर, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या बड़ी आर क्या लिख सकते हैं, 17.5 में 1.4 जोड़ेंगे तो 18.9 मीटर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं r प्लस आर इंटू आर माइनस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, 18, 17, 35, 36.4 हो जाएगा, ठीक है। और अंतर दोनों का 1.4 होगा, 7 से 0.2 बार में। अब गुना कर लेते हैं, 2 छक्के 12 नहीं, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 1 7, 72.8, 22 अठे 176, 22 दूनी
44 और 17 61 और 22 सत्ते 154 और 6 160, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 160.16 मीटर स्क्वायर होगा आंसर इसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पांचवा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उस भूखंड के चारों ओर से घेरने की लागत 26.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है। भूखंड की लंबाई मीटर में क्या है? पहले लिखा है लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, यानी कि बोल सकते हैं L - B बराबर 20 मीटर है। अब इसके चारों ओर घेरने की लागत दिया गया है। चारों ओर यानी कि परिमाप से संबंध होगा इसका। ठीक है, तो जितना परिमाप होगा, रेट है 26.50 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर का इतना रुपया, तो जितना मीटर परिमाप होगा उसके अनुसार पूरा लागत दिया है। तो कुल लागत है 5300 रुपये और 26.5 रुपये प्रति मीटर है। तो कुल लागत में इसके रेट से भाग दिए तो क्या निकला? जितना घेरने में जितनी लंबाई का यूज हुआ होगा, यानी कि परिमाप निकल जाएगा, या 2 × L + B पूरे भूखंड का परिमाप हो जाएगा। कुल लागत में उसके रेट से भाग देने पर जो आएगा वही होगा। पॉइंट हटा दिए, 265 से 2 बार में 530, यानी कि 200 आया। तो L + B का मान 100 होगा? नहीं होगा, 2 से कटेगा। तो लंबाई पूछा है यहाँ पर, देखिए L - B 20 और L + B 100। 100 और 20 को जोड़ देंगे, 120/2 कर देंगे तो उस भूखंड की लंबाई निकल गई 60 मीटर। अगला सवाल देखिए, एक आयताकार प्लेट 6 मीटर चौड़ा और 12 मीटर लंबा है। गैस कटर से 2 मीटर व्यास का 2 तथा 1 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार क्षेत्र काट कर हटा दिया जाता है। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? दो मीटर और 2 मीटर का 2 गो और 1 मीटर का 1 वृत्त काट कर उससे हटा दिया गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, यह सब जो बचा, तीनों वृत्त को छोड़कर जो बचा उसी का क्षेत्रफल। तो पहले पूरे प्लेट का क्षेत्रफल 12 × 6 होगा ना। उसमें क्या क्या माइनस होगा? इसकी त्रिज्या बड़ी आर ले लेते हैं, इस दोनों की, और इसकी त्रिज्या छोटी आर लेते हैं। तो 2 गो बड़ी आर वाला होगा πr², उसमें फिर 1 गो छोटी आर वाला माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 72 माइनस 2 × 22/7। दोनों में नहीं, केवल दोनों में पाई कॉमन है, यानी कि 22/7 कॉमन है। और बड़ी आर का मान कितना होगा? 1 होगा। छोटी आर का मान आधा होगा। ठीक है, या नहीं तो 1/2 ऐसे लिख सकते, क्योंकि 1 मीटर व्यास है इसका। तो यह 2 हुआ पहले, और r² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों से पाई कॉमन ले लिए, तो 72 माइनस 22/7, यहाँ पर 4 आएगा, 4 दूनी 8, 9/4 होगा। ऑप्शन में तो पॉइंट में नहीं है, तो 72 माइनस 11 9 99 में 14 से भाग दे देंगे,
14 सत्ते 98, 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 7 ही घटा कर देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन है 62 मीटर स्क्वायर, 68 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर और 65 मीटर स्क्वायर। तो 65 ही लिख सकते हैं लगभग, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। एक वर्गाकार क्षेत्र का विकर्ण बताना है। जिसका क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ए स्क्वायर बराबर 45 गुना 40, लंबाई 45 है और चौड़ाई है 40। तो 45 चौके 180, 1800 आया। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आएगा, 1800, 100 का तो 10 होगा और 18 का 3√2 गुना 10, तो 30√2 हो गया। तो विकर्ण का क्या होता है फॉर्मूला, √2 है। तो इसमें अगर √2 से गुना कर देंगे तो 30 दूनी 60 आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण यहाँ पर 60 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल तथा एक त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है जबकि आयत तथा त्रिभुज के आधार समान भुजा है तथा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत वाली भुजा पर है। देखिए लिखा है आयत के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। अब यह दोनों कहाँ पर बना है, यदि आयत तथा त्रिभुज के आधार समान भुजा है, यह मान लेते हैं आयत का आधार है और त्रिभुज का आधार भी यही है, एक ही भुजा है, और त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत वाली भुजा पर है। यानी कि यहाँ पर अगर एक बिंदु है तो वह त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, ठीक है। यानी कि आयत यह है, आयत और त्रिभुज का आधार सेम है और त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है वह आयत के आधार के विपरीत वाली भुजा पर है। तो अगर लंबाई L मान लिए, चौड़ाई B, तो यह जो त्रिभुज की ऊंचाई है यह भी B हो जाएगी, ठीक है ना। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार देखिए त्रिभुज का भी L होगा जबकि ऊंचाई B हो जाएगी। LB कट गया, 2 इधर आ गया और 1, तो 2:1 होगा। नौ नंबर देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 अनुपात में है। यदि आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाए तो लंबाई और चौड़ाई में 10:7 का अनुपात हो जाता है। मूल आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। यदि आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाए तो लंबाई और चौड़ाई में 10:7
7 का अनुपात हो जाता है। यानी कि लंबाई को भी और चौड़ाई को भी जब बढ़ाया जाता है तो अनुपात 10:7 हो जाता है। तो मूल आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, यानी कि जब यह 3 और 2 है लंबाई चौड़ाई का रेशियो, तो इसका अनुपात क्या होगा, नहीं इसका मौन क्या होगा। तो देखिए इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात का यूज करते हैं, अनुपात समानुपात का, ठीक है। इसके लिए जब भी दोनों रेशियो में बराबर की वृद्धि हो तो इसको बैलेंस करके बना लीजिए। जैसे कि 3 और 10 कितना अंतर है, इधर 7 का जबकि इधर 5 का अंतर है। यह अंतर बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर लीजिए। बराबर कैसे होगा, नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना है, 3 है, 3 से ऊपर गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। और ऊपर वाले रेशियो का अंतर 1 है तो 1 से गुना करने पर यही रहेगा। यह बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 1 का अंतर आया। अब लंबाई और चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया था, मान लीजिए पहले यह अनुपात यह था आयत, दोनों तरफ से 1-1 मीटर, इधर भी, तो टोटल 2 बढ़ेगा ना। चौड़ाई को भी दोनों तरफ बढ़ाया गया 1-1 मीटर। तो इस तरह से नया आयत अब इतना बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो टोटल कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है हर तरफ। तो यह जो 1 वृद्धि हुआ, 1 बराबर 2 मीटर, तो 9 बराबर 18 मीटर और 6 बराबर 12 मीटर। तो यह हुआ पहले वाले आयत का क्षेत्रफल। 18 गुना 12 कर देंगे तो 18 दूनी 36, 18 1 18 3 21, 216 मीटर स्क्वायर। दसवां क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। यदि लंबाई और चौड़ाई में 10 मीटर का अंतर हो तो चौड़ाई क्या है। आयताकार क्षेत्र का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई लिखा है, चौड़ाई का 15 गुना है तो b गुना 15, तो इससे l का मान निकल जाता है 15 मीटर। और लिखा है लंबाई और चौड़ाई में 10 मीटर का अंतर है, l माइनस b है 10 मीटर, तो b तब 5 मीटर होगा क्योंकि लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई 5 मीटर। अगला सवाल देखिए, एक आयताकार बगीचे के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक सड़क है। सड़क का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है। आयताकार बगीचे के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक सड़क है। यह लंबाई या चौड़ाई मान लिए, इसके बाहर चारों ओर 5-5 मीटर चौड़ा हर तरफ है और सड़क का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा है इसमें। तो देखिए यह भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 होगा, तो पहले लंबाई और चौड़ाई एल बी, तो क्षेत्रफल पहले से यानी कि केवल उस बगीचे का क्षेत्रफल एल बी होगा। अब रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, एल प्लस 10 इंटू बी प्लस 10 नहीं होगा, 5 इधर से बढ़ेगा, 5 इधर से, 5 5 10, चौड़ाई भी 10 बढ़ेगा। तो इसमें रास्ता भी शामिल है। अगर इसमें
अंदर का क्षेत्रफल यानी कि एल बी को माइनस कर दे तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल बचा, जो कि सवाल में 600 मीटर स्क्वायर दिया है। सड़क का क्षेत्रफल 600 है, यानी कि बाहर वाले आयत में अंदर का आयत घटा दिए तो रास्ते का निकला। अब इसको सोल्व करते हैं। एल बी प्लस 10 एल और 10 बी होगा तो 10 कॉमन ले लिए, एल प्लस बी, फिर प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस एल बी बराबर 600। एल बी कट गया, 10 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना होगा, 600 में 100 घटा तो 500, तो एल प्लस बी कितना आया 50, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग निकला 50। इसमें से कौन कितना है यह तो पता नहीं है, पता चलेगा क्या? एल बी क्षेत्रफल भी पता रहता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, नहीं निकलेगा, रेशियो दोनों का नहीं निकलेगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं। बारह देखिए, यदि एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से कोई एक को 5 cm से बढ़ा दिया जाए तो नई आकृति की भुजाएं 3:2 अनुपात में हो जाती है। आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? यह एक वर्ग है, मान लेते हैं। लिखा है यदि एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से कोई एक को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, ठीक है, तो नई आकृति की भुजाएं 3:2 अनुपात में हो जाती है। नई का आकृति इस तरह से बनेगी, तो इसमें जो भुजा है इसमें रेशियो 3:2 हो जाता है। तो पुराने वाले वर्ग यानी कि आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो समझिए, अगर इस पूरे को हम x मान ले और इसको y, तो अब x और y का रेशियो 3:2 हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह तो पहले से y ही था, y में केवल कितना बढ़ा 5, यानी कि y से इधर रेशियो कितना बढ़ रहा है 1, तो बोल सकते हैं 1 बराबर 5 मीटर, सेंटीमीटर है क्या, हाँ 5 सेंटीमीटर, समझे ना। y से x कितना बढ़ गया है 5 सेंटीमीटर और रेशियो में 1 बढ़ा है, 1 बराबर 5, तो पहले से भुजा वर्ग की y थी यानी कि 2 का मान 10, तो क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर पहले वाले वर्ग का, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही पूछा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है। इस तरह के कितने वर्ग को 4 मीटर भुजा के एक अन्य वर्ग में समाहित किया जा सकता है? एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है। तेरहवां क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा वर्ग है, उसमें से एक छोटा वर्ग, अगर इसकी भुजा 10 मीटर है, इसकी भुजा 2 मीटर है, तो इस बड़े से वर्ग में छोटा वाला कई गो वर्ग समाहित हो जाएगा, तो इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से भाग दे देने पर निकल जाएगा। वही है, छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, जबकि बड़े वर्ग की भुजा 4 मीटर है। बड़े वर्ग की भुजा 4 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा
1/10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? छोटे वर्ग की संख्या निकाल रहे हैं तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना 4 और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1/10 गुना 1/10। तो नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा तो 400। तो उस बड़े वर्ग में 400 छोटे वर्ग समाहित हो सकते हैं। चौदह नंबर देखिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 2/3 है। त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का 80% है। यदि आयत का परिमाप 200 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 2/3 है। यह हुआ समकोण त्रिभुज और यह एक आयत है। लंबाई या चौड़ाई इसके आधार को b मान लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लिखा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2/3 है। तो इसका 2/3 है यह, ठीक है। अब त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का 80% है। इसका आधार b माने है ना, इसका 80% है। पहले निकाल लेते, दोनों आगे कुछ दिया है जो निकल जाएगा। आयत का परिमाप 200 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि 2 × l + b है 200। तो l + b का मान 100 मीटर आएगा। त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का 80% है। इसको कुछ और मान लेते हैं, x मान लिए। तो यह जो x होगा इसका 80% होगा। तो हाफ इंटू x को बगल में लिख लेते हैं, x बराबर b का 80%। तो b का 80%, तो 80/100 गुना h, l गुना b का 2/3। b कटा, यह 4/5 आया, 2 से 2 बार, यह भी 2 बार। तो इस तरह से h/5 बराबर l/3। यहाँ तो h और l का रेशियो निकल रहा है। दिया निकालना क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि यही h निकालना है। इसके लिए तो l पता होना चाहिए। l तो निकल नहीं सकता है यहाँ पर क्योंकि l + b 100 है। तो l कैसे निकलेगा? इसलिए आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। पंद्रह नंबर देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को 2 गुना कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को 2 गुना कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति है, पता है ना। त्रिभुज हो या चतुर्भुज या वृत्त को भी द्विविमीय आकृति बोलेंगे क्योंकि इसमें आयतन नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्रफल किसमें होता है? स्क्वायर में। तो सभी भुजाओं को अगर 2 गुना कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज जैसे है, कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सिंपल सा यह होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई।
अगर आधार को भी दुगुना ऊंचाई को भी दुगुना कर दे तो 2 और 2 तो 4 गुना हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होगा, नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रकार का त्रिभुज रहे तो 4 गुना ही होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए पहले भुजा 1 था, अब 2 कर दिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन है क्षेत्रफल 4 गुना होगा, क्षेत्रफल 2 गुना होगा, 150% बढ़ेगा, 200% बढ़ेगा, यही होगा। क्षेत्रफल 4 गुना होगा, समझ गए। जब भी भुजा को 2 गुना कर देंगे, कोई भी रहे, आयत रहे या वर्ग या त्रिभुज, भुजा को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। सोलह नंबर है, 14 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास है तो त्रिज्या 7 मीटर होगा, तो क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। 14 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, हाफ गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 तो 77 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो तब मैदान की चौड़ाई मीटर में क्या है? सत्रह नंबर है, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। अगर चौड़ाई 100 तो लंबाई 115, यानी कि 23:20 है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल 460 है, यह तो रेशियो में है, रेशियो है तो 23x और 20x मानते हैं, 23x इंटू 20x, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल सवाल में 460 दिया है, तो x का मान 1 आएगा, x स्क्वायर बराबर 1, तो x का भी 1 होगा। तो यहां पर क्या पूछा था? चौड़ाई मीटर में क्या है? चौड़ाई का तो रेशियो 20 ही है, तो 20x का मान 20 मीटर होगा, ये आंसर हुआ। अगला सवाल है, एक समबाहुभुज में जिसकी सभी आंतरिक और सभी बाह्य कोणों के योग का अनुपात 2:1 है, तो उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं? ये देखिए, कोण पर आधारित सवाल दे दिया है, इसका एक फॉर्मूला होता है, समबाहुभुज है, सभी आंतरिक और बाह्य कोणों का योग का अनुपात है। आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुना 180, समझ गए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 भुजा है, n का मान 3 रखेंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 गुना 180 मतलब 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर कोई चतुर्भुज है तो भुजा का मान 4 लेंगे, तो 4 - 2 गुना 180 करेंगे, तो 2 गुना 180 360 डिग्री, इसलिए पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आंतरिक कोणों का योग n-2 गुना 180 होता है, और बाहरी कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है। यह त्रिभुज हो या चतुर्भुज या बहुभुज, भुजा की संख्या कुछ भी हो, बाहरी कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है। इसी दोनों का रेशियो दिया है 2:1, ठीक है। तो 180 से 2 बार में, तो n-2 बराबर 4,
n का मान 6, तो उसमें भुजाओं की संख्या 6 है। उन्नीस नंबर देखिए, 28 cm की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग के भीतर वृत्त बनाया गया है, यह एक वर्ग है, इसमें सबसे बड़ा वृत्त इसी प्रकार बना सकते हैं, चारों भुजा को टच करते हुए। अगर वर्ग की भुजा 28 है तो वृत्त का व्यास 28 cm का हो सकता है, तो उस 28 cm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या 14 cm, याद कीजिए जिस दिन वृत्त का फॉर्मूला बताए थे, जब त्रिज्या 14 cm हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पता है? देखिए अगर याद नहीं है तो फिर लिख सकते हैं, 616 होता है ना, देखिए 22/7, 14 गुना 14 ऐसे करते हैं, 7 से 2 बार, 22 गुने 44, 14 चौके 56, 14 चौके 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर याद रखते हैं तो त्रिज्या जैसे ही 14 दिख गया तो क्षेत्रफल 616 हो जाएगा। बीस नंबर देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा? बीस है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि का रेशियो सेम होता है, इसको याद रखिएगा। परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर रहा है, यानी कि दुगुना कर रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1:4 हो जाएगा। यह भी एक द्विविमीय आकृति है, तो इसलिए इसमें भी जैसे त्रिभुज में किए थे पीछे क्वेश्चन में, उसी तरह वृत्त का भी क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ये पूछा है कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना परिवर्तन हो जाएगा? ऑप्शन में है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या आधा। ऐसे देखिए 4 गुना तो हो गया, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ? 3 गुना ना, परिवर्तन हुआ 3 गुना। अगर पूछता कितना हो जाएगा, कितना गुना, तब 4 गुना हो जाए। 21 देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार AB है। AB पर D एक ऐसा बिंदु है कि AB बराबर 5 और BD बराबर 3, तो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार AB है, आधार AB है, ठीक है। अब AB पर D एक ऐसा बिंदु है, AB पर D एक ऐसा बिंदु है कि AB बराबर 5, AB बराबर 5 cm और BD बराबर 3, यानी कि यहाँ पर एक D है, यह 3 है, तो यह 2 होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ADC अनुपात त्रिभुज ABC बताना है, समझ गए? त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? अब देखिए D तो बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, नहीं है ना। एक चीज इसमें समझ लीजिए, ऐसे सवाल का कंसेप्ट क्या है,
अगर ये बीचों बीच नहीं है तो एक हम लंब मान लिए, यहाँ पर है ए मान लिए, तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADB के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसका आधार AD है और ऊंचाई CE नहीं होगा, और इसका आधार क्या होगा DB और ऊंचाई CE, हाफ हाफ CE कट गया, AD और DB निकला। यानी कि जिस भाग पर वह काट रहा है वही दोनों भाग उसके क्षेत्रफल का भी रेशियो हो जाता है, यानी कि AD अनुपात DB। तो इस तरह से पहले हम, अगर यह भाग 2 है यह भाग 3 है तो यहीं से लिख लीजिए, यह 2 होगा और यह 3 होगा। ADB इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 और इधर वाले का 2, तो ADC का 2, तो पूरे त्रिभुज का कितना होगा 5 होगा, 2 अनुपात 5। ऑप्शन ऐसा नहीं है, भिन्न में लिखा है तो 2/5 लिख सकते हैं। बाईस है, एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान भी है जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लॉट का आधा है। प्लॉट की लंबाई क्या है? बाईस, एक प्लॉट है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है। चौड़ाई एक तो लंबाई, चौड़ाई x तो लंबाई 5x। इस प्लॉट में एक खेल का मैदान है, इस मैदान का क्षेत्रफल पूरे प्लॉट का आधा है और क्षेत्रफल दिया है 245 मीटर स्क्वायर, ठीक है, केवल मैदान का क्षेत्रफल है। तो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा 245 गुना 2, 490 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल 490 होगा। तो प्लॉट की लंबाई पूछा है, तो L का मान 5x, B का x बराबर 490, अंठानवे आया, तो x का मान 7√2 आएगा। तो लंबाई 5x 35√2, यही होगा आंसर। तेईस देखिए, 44 cm परिमाप वाले एक वर्ग और 44 cm परिधि वाले एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना से? देखिए, जब भी परिमाप समान हो तो वर्ग और वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि देखिए यह एक वर्ग है और यह एक वृत्त है। अगर इसमें वृत्त ऐसे बना दिया जाए तो देखिए वर्ग का भाग केवल इसके अंदर का है, जबकि वृत्त में साइड में भी हर तरफ बच रहा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होता है। उसी तरह वर्ग और आयत रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर दोनों का परिमाप सेम दिया है तो इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। इसका भी 44 है, इसका भी 44 है, यही पर सोल्व कर लेते हैं। 4a बराबर 44, तो a का 11, तो a स्क्वायर का कितना 121। उसी तरह से इसकी परिधि 44 है, तो 44 वाले में पता है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है, या सोल्व करके देखिएगा 7 आएगा, और जब त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा,
तो आंसर क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, 121, 154, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 23 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा, 23 नहीं 33 आएगा ना, 33। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है और 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। चौबीस है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और आधार और ऊंचाई का रेशियो दिया है सवाल में। आधार और संबंधित ऊंचाई b और h का 3:4 है। हाफ इंटू b को 3x और h को 4x मान लिए। 1176 2 से 2 बार, 3 और 2 मिलकर 6 हो रहा है। 6 का 6, 5 पर 7, 6 9 54, 6 6 के 36, तो x का मान 14 आएगा। तो निकालना क्या है, ऊंचाई, यानी कि 4x का मान 14 चौके 56 सेंटीमीटर। पच्चीस देखिए, 5 cm अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगी। वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत होगा। परिधि 2 पाई होता है और क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर लेंगे। पाई पाई कटेगा, आर भी एगो कटेगा, 2/r गुना 100 बचा। अब r का मान 5 दिया है तो 40%, समझ गए ना। 5 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का 40% है। नहीं, 5 cm अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत है। उल्टा हो गया, कहाँ देखना है, किसमें है, परिधि का कितना प्रतिशत है। तो परिधि को नीचे लिखेंगे, पाई स्क्वायर बटे 2 पाई, यह कट गया, पाई पाई कटेगा, r/2 गुना 150, r का मान 5 दिया है तो 250%। छब्बीसवां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि 2 पाई r और पाई r स्क्वायर बराबर है। तो r का मान 2, तो व्यास मतलब 2r, 4 होगा। व्यास कितना होगा, 4। 27 है, एक पहिए वाले खिलौने में पहिए का व्यास 14 cm है, तदनुसार 15 चक्करों में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। पहिए का व्यास दिया हुआ है तो 15 चक्कर में तय की गई दूरी बताना है। चौदह सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, टोटल लिख लेते दूरी। एक चक्कर में 2 पाई r या पाई d, ठीक है। और 15 चक्कर में तय की गई दूरी बताना है। जब भी
जब व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा, और त्रिज्या 7 लेने पर यह 44 आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो 2 पाई आर का मान 44 आएगा। 44 गुना 15 आ जाएगा 660 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 नंबर हो गया। 28वां क्वेश्चन देखिए अब। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियां क्रमशः 88 और 132 cm है के बीच के वलय का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। पहले इस वलय का क्षेत्रफल बताने के लिए दोनों त्रिज्या पता करना होगा। देखिए दोनों परिधि दी गई है 88 और 132। लिख लेते 2 पाई आर बराबर 88 और 2 पाई आर बराबर 132। देखिए बताए थे 22 से स्टार्ट कीजिए। अगर त्रिज्या 3.5 हो तो परिधि 22 होती है, 7 हो तो 44, 10.5 हो तो 66, 14 हो तो 88, 17.5 हो तो 110 और 21 हो तो 132। ऐसा लिखाए थे ना। तो अगर याद नहीं है तो इस तरह से कर सकते, या नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ रख के सोल्व कर लीजिए। 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर बराबर 22 दूनी 44 से 2 बार में, तो आर का मान 14 आया। देखिए यहाँ से भी 14 है। उसी तरह से 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर बराबर 132, 22 दूनी 44 तिया, आर का मान 21। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो एक बार जोड़ लेते हैं दोनों को 35, और एक बार घटाएंगे तो 7। 22 पंचे 110, 22 किया 66, 11 77, 777 मीटर स्क्वायर होगा। नहीं 770 मीटर स्क्वायर। अट्ठाईस देखिए, नहीं 29। एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप समान है। दोनों का परिमाप समान है, ठीक है। और लिखा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850। याद कीजिए इसमें त्रिज्या कितना होगा? 35। शुरू में ही लिखाए थे कि जब r का मान 3.5 हो तो क्षेत्रफल 38.5, और अंत में था कि जब r का मान 35 हो तो क्षेत्रफल 3850। तो त्रिज्या पता चला। तो परिधि कितना? 220 नहीं होगा? या अगर याद नहीं है इतना तो फिर सोल्व करके इसको निकाल लीजिएगा। अब सवाल में जो लिखा था वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है, तो इसको समान करके वर्ग की भुजा मालूम करते हैं। 22/7, आर का मान 35, ए का मान 55, ए स्क्वायर का मान 25, 5 6 30, 325 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए। एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा?
एक वृत्त है, वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है। ए को इस रास्ते पर चलने में, जब ए इस रास्ते का चक्कर लगाता है तो 40 मिनट में 8 चक्कर पूरे करता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर का समय निकाल रहे हैं, एक चक्कर का 40 मिनट में 8 चक्कर, तो इसका मतलब एक चक्कर 5 मिनट में लगाएगा। अब व्यास को 10 गुना कर दिया जाता है। इसके व्यास को पहले अगर 1 मीटर है तो अब 10 मीटर कर दिया। तो एक सवाल में पीछे बताए कि त्रिज्या या व्यास या परिधि, इसका अनुपात समान होता है। मतलब अगर व्यास को 10 गुना करेगा तो परिधि भी 10 गुना होगा। तो अगर परिधि 10 गुना होगा तो इसका मतलब 10 गुना दूरी तय होगा पहले के मुकाबले में। तो जब दूरी 10 गुना हो रहा है तो समय भी 10 गुना लगेगा, ठीक है। तो अब नया समय 5 मिनट गुना 10 यानी कि 50 मिनट। पहले जब व्यास 1 मीटर का था या कुछ भी था शुरू में, तो 8 चक्कर 40 मिनट में लगता था, तो एक चक्कर 5 मिनट में। अब उसी मैदान का व्यास 10 गुना कर दिया जाए तो फिर एक चक्कर लगाने में अब 10 गुना टाइम लग जाएगा, 50 मिनट, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।